दर्शनी, सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने कल मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी इस बैठक में। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा संभव है। प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट ले सकते हैं सीएम। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां पर शाम 4:30 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा इसमें संभव है। वहीं प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट ले सकते हैं सीएम। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम 4:30 बजे मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। आपको बता दें, उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ स्वच्छता पखवाड़े को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। वहीं प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट भी ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। किस तरीके से जिलों में कार्य चल रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड भी प्रभारी मंत्रियों से ले सकते हैं सीएम इस बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें, कल शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। और हमारी यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कल एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रियों की बुलाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री? दर्शनी जी, क्योंकि जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि उपचुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश में होने वाली है। 5 अक्टूबर को संभवतः घोषणा हो जाएगी और फिर उसके बाद उसके पहले, चूंकि समय बहुत कम है, इसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी निगम और जो आयोग है, उनमें अभी जगह की रिक्ति करनी है। जो जगह रिक्त है उनको भरना है, मतलब उस पे नई वैकेंसी देनी है उत्तर प्रदेश सरकार को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर किन किन मंत्रियों की ड्यूटी किस हिसाब से लगानी है और जो रणनीति होगी वो क्या होगी, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस लड़ाई को पार करेगी, या डोर टू डोर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इन सब बातों पर बहुत ही गहनता के साथ जो है मंथन होना है और इसी को लेकर सीएम योगी ने ये बैठक बुलाई है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब सीधे रुक करेंगे ग्रेटर नोएडा का, जहां पर सेमिकॉन 2024 का यहां पर शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 3 दिवसीय ये एक्सपो है सेमिकॉन इंडिया 2024, जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। 13 सितंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई बड़ी कंपनियां पूरे विश्व की जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो मार्ट पहुंचे। आपको बता रहे, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे ग्रेटर नोएडा से, जहां पर जानकारियां ले रहे हैं। जो एक्सपो है वहां पर अधिकारी जो है जानकारी दे रहे हैं और कई नामी कंपनियां पूरे विश्व की जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। 3 दिवसीय ये एक्सपो है सेमिकॉन इंडिया 2024, जिसका उद्घाटन समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और आज से शुरू हुआ ये सेमिकॉन इंडिया 2024 13 सितंबर तक चलने वाला है। कई बड़ी कंपनियां इसमें शिरकत करने पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो मार्ट पहुंचे हैं, जहां पर वो तमाम जानकारियां ले रहे हैं। जो प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं यहाँ पर, जो एग्जिबिट किया गया है,
उसकी जानकारी ले रहे हैं। तमाम ये प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। राधाष्टमी के अवसर पर मथुरा के वृंदावन में उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के चित्रांकन शिविर का आयोजन हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दीप प्रज्वलित कर चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कई राज्यों से आए चित्रकारों को राधाष्टमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही मेला परिसर का जायजा भी लिया। वहीं मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कल मैं गया था बरसाना में। राधाष्टमी की पूरी तैयारी है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राधाष्टमी पे अब के उम्मीद है 10 से 15 लाख आदमी आने की। बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अनुरोध किया गया है सेवायतों से भी, उन्होंने भी समय में थोड़ा बढ़ाया है, बदलाव किया है। रोप वे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लग गया है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सैकड़ों भंडारे भी लग रहे हैं, किसी प्रकार की वो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं। बुलंदशहर में बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की हत्या के बाद 8 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बताया गया कि करीब 12 दिन पहले अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में ढेक नगला गांव में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर पुलिस पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस ने नामजद हत्यारोपियों को पकड़ा, लेकिन 4-5 दिन हिरासत में रखकर उन्हें छोड़ दिया गया। मैंने अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस घटना का संज्ञान लेकर के रामवीर कश्यप जी जो पूर्व प्रधान है और कश्यप समाज के इस क्षेत्र में वो जिला पंचायत भी चुनाव लड़े थे पूर्व में, और उनकी बहुत पहचान पूरे आसपास के जिलों में भी है। हम लोगों पर फोन आए कि हमारे समाज के एक नेता थे जो प्रधान थे, जिला पंचायत भी लड़े हैं, उनकी हत्या हुई और उसमें 5 लोग परिवार ने नामजद किए और 5 लोगों में शूटर 2 पकड़े पुलिस ने। उन्होंने बताया कि 2 लोग जेल में हैं, वो साजिश करके जेल में गए 2 लोग, यानी कि हत्या उन्होंने कराई, और 3 लोग शूटरों को नहीं जानते, यानी कि ये 3 और 2 5 और 2 ये जो शूटर 3 भी पकड़े गए। 8 लोग इसमें मुलजिम है, तत्काल सबको गिरफ्तारी करें। और इस परिवार को हम समझते हैं कि जैसे 3 लोग आए शराब पी करके यहाँ हंगामा किया और इन धमकी दे करके कि 2 लोगों की और हत्या होगी, इसका मतलब माननीय जो प्रधान जी है उन्होंने 1 साल पहले भी कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया था। आज हमें मिला है प्रार्थना पत्र है और अखबारों में भी छपता हूँ कि 1 साल पहले के मेरी जान को खतरा है और कार्रवाई की जाए, तब भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब परिवार को जो धमकी दे करके कि 2 लोगों को और खत्म करें। रायबरेली में एसडीएम न्यायिक सदर आशुतोष राय पर होमगार्ड ने नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि होमगार्ड को एसडीएम ने भद्दी गालियां दी। होमगार्ड का कहना है कि एसडीएम आवास पर उसकी ड्यूटी लगी थी और जब रात को एसडीएम आवास पर पहुंचे तो उन्होंने होमगार्ड पर और कमांडेंट के साथ गाली गलौज की। ड्यूटी 8-9 की रात्रि न्यायिक सदर आशुतोष कुमार राय के आवास पर ड्यूटी थी। वो रात में 12:30 बजे आए और हमको जो है हमने दरवाजा खोला और ये हमसे भद्दी गालियां दे लगे, माँ बहन की गालियां, कमांडेंट को तमाम गालियां और देते रहे। कहा यहाँ ड्यूटी नहीं कर पाओगे। जो है ये पूरी तरह से नशे में थे। उसमें जो है इतना भद्दा कह रहे थे कि जो हम जो है कुछ सुने तो हमने कहा सर हमारी तबीयत ठीक नहीं है। कहा यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे, तुमको नौकरी से भगा देंगे, यहाँ से भाग जाओ, तुम नौकरी करते हो, भ्रष्ट विभाग है तुम्हारा, साले भ्रष्ट है, इडियट साले कहीं। हमने कहा सर इडियट का मतलब क्या था? कहा बदतमीज साले, ये कुछ यहाँ काम करते हो तुम, यहाँ जो है ऐसे आते हो। इस तरह की बातें करते रहे। सर मैं चुप रहा। रात हमारी तबीयत खराब हुई तो हमारा सब इलाज जो है सेल्फी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। मैंने हाथ भी जोड़ा, सर ऐसी बात न कहिए,
मैं बीमार हूँ, लेकिन ये माने नहीं, अपनी अभद्रता को उतार बैठा। अब बात करेंगे रायबरेली से खबर की, जहां जिले के सलोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक मामला सामने आया है, जहां सरकारी दवाओं को जलाने की खबर चलाने से नाराज 3 पत्रकारों पर डॉक्टरों ने एक साथ हमला बोल दिया, जिस पर एक युवक ने मामले की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय के सीजेएम कोर्ट ने डॉक्टरों को समन जारी कर आज न्यायालय में पेश होने और जमानत करवाने का फरमान सुनाया है। कि ये अनुभव शुक्ला जो सीएससी गए थे और वहीं पर जो है 10 डॉक्टरों ने पत्रकारों के साथ और अनुभव शुक्ला के साथ मारपीट की और वहीं लूटपाट किया इन लोगों के साथ, जिसका तहरीर थाना सलवन में अनुभव शुक्ला द्वारा दी गई और देने उपरांत 10 डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा फाइल दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद थाना कोतवाली सलवन द्वारा विवेचना सीओ को निर्धारित की गई, जिसमें कुछ गंभीर अपराध भी लगाए गए, विवेचना में पाए गए और विवेचना उपरांत 10 डॉक्टरों के विरुद्ध सीजीएम कोर्ट नंबर 13 महोदय रायबरेली के यहाँ आरोप पत्र दाखिल किया गया। वहीं बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्वेश्वरगंज में सीएचसी अधीक्षक का बड़ा कारनामा सामने आया था, जहां एक व्यक्ति ने सीएचसी के डॉक्टरों पर बिना जांच किए उनकी बहू की नसबंदी करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से उनकी बहू की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान पता चला कि जिस वक्त महिला की नसबंदी की गई थी उस वक्त महिला गर्भवती थी। महीने चले इलाज के बाद महिला के बच्चे और महिला की 22 जुलाई को मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि सीएचसी के डॉक्टरों ने 24 जुलाई को मृतका से बात करने का दावा किया। अब इस मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। प्रथम दृष्टया तो 2 रिपोर्टों में विरोधाभास है, क्योंकि डेथ अगर 22 को हुई है तो 24 को कोई कैसे बात करेगा। इसमें एक बिंदु है कि फ़ोन पे बात की गई और जिस अधिकारी ने बात की है, जांच के माध्यम से उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह से लिखा है और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी 3 सितंबर को अपना सामान और जेवर लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद उसके पति ने पुलिस को मामले की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से महिला को ढूंढ लिया। महिला को थाने लेकर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और महिला ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर उन पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। की पत्नी इनको छोड़ के आधी रात को भाग गई है। कब भागी थी? ये 3 तारीख को रात को करीबन 1 और 2 के बीच में। अच्छा, शादी को कितने साल? शादी को 6 साल हो गया है। 6 साल हो गए। अच्छा, ये किसके साथ भागी है? ये अनुमानित लगाया जा रहा है ये अपने मामा के लड़के के साथ भागी है। क्या उनसे प्रेम प्रसंग चलता था? ऐसा कॉल डिटेल आने के बाद पता चल रहा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इनके मामा के लड़के के साथ, और हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं, अच्छे संबंध थे। अच्छा, हाँ। किस बात को लेके? क्या इनके बीच में कभी विवाद होता था? नहीं, इनके बीच में अधिकांश विवाद चलता रहता था कि वो सुंदर है, अति सुंदर, और ये खूबसूरत नहीं है। बेरी हवाई भक्ति है। भाग गई है? हाँ। किसके साथ भागी है? ये भागी है चाचा के संग। चाचा के साथ? हाँ। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए थे? 6 साल है। 6 साल। 6 साल हो गए थे। अच्छा, आप लोगों के बीच किस बात को लेके विवाद होता था? यही कुछ बोलते थे, झगड़ा हो जाता है। क्या वो ये कहती थी आपसे कि आप काले हो वो सुंदर है? हाँ, काले हैं, हमें पसंद नहीं है। अच्छा, उसे पसंद नहीं थे? हाँ। और वो सुंदर थी? हाँ। इस बात को लेके विवाद होता था? हाँ। अच्छा, फिर कैसे अब क्या कह रही है वो? वो अब कहेगा 10 लाख जाना है।
अंबेडकर नगर में एक सिगरेट व्यापारी के घर अयोध्या की जीएसटी टीम ने छापेमारी की, जिससे आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जीएसटी टीम व्यापारी के घर पहुंचकर अभिलेखों की जांच कर रही है। खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी इस वक्त खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार घाघरा नदी के किनारे कटान का खतरा बना हुआ है। बीते 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें 2 मकान कटान की जद में आकर नदी में समा गए थे, और अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें नवाबगंज क्षेत्र के साखीपुर गांव में घाघरा नदी ने एक पक्के मकान को अपनी जद में ले लिया है। फिलहाल जिला प्रशासन ने कटान की जद से प्रभावित लोगों को उच्च स्थान पर भेज दिया है और लगातार लोगों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सतीजोर गांव में स्थित तालाब में डूबकर 4 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को ग्राम प्रधान समेत अन्य लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव तालाब से बरामद किए और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। कितने सिर बताना है सर? आज ये सतीजोर गांव में ये घटना हुई, कैसे हुई है सर, जिसकी जानकारी चाह रहे हैं। आज दिनांक 10/9/24 को जानकारी मिली। ग्राम सतीजोर गांव में 4 बच्चों के तालाब डूबने से मृत्यु हो गई है। मौके पर आके उनको बॉडी बाहर निकलवा के पोस्टमार्टम पर अशोक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। वहीं गोरखपुर से एक मौलवी के 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मदरसे में बंधक बनाकर दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया गया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने उसे बचाया और मौलवी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला के द्वारा कल थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी लड़की जो लगभग 12 वर्ष उम्र की है, वह गांव में ही स्थित मदरसे में पढ़ने जाती थी और कल दिनांक 9 सितंबर को भी वह मदरसे में पढ़ने गई थी और मदरसे में जो मौलवी है उसके द्वारा उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में आरोपी को नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो पीड़िता है उसको मेडिकल कराकर धारा 183 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जा चुके हैं और जो आरोपी मौलवी है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाती है। बढ़ते हैं आगे। बदायूं पुलिस मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जबकि अन्य 4 फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ है। बताया गया कि इन बदमाशों ने बदायूं के बिलसी और मूसाझाग थाना क्षेत्र में लूटपाट की थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश क्रम में अपराधियों की रोकथाम में आज दिनांक को थाना बिलसी पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। यह लूट 6 सितंबर को हुई थी, जिसको थाना पुलिस बिलसी द्वारा लूट के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनसे लूट में प्रयुक्त बाइक तथा लूट की बाइक को भी बरामद किया गया तथा अपराधियों द्वारा लूटी गई सोने की अंगूठी को भी बरामद किया गया। आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खबर बलिया के दुभर थाने के अंतर्गत ओजवलिया गांव में रात के अंधेरे में दबंगों ने 22 साल के मृत्युंजय तिवारी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने मृतक के पिता मनोज तिवारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही नामजद 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एएसपी अनिल कुमार झा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल जारी है।
ये भाई साहब जो लोग चाकू मारे हैं उनकी गाड़ी है। अच्छा, जो चाकू मारे हैं उन्हीं की गाड़ी है? उन्हीं की गाड़ी है। क्या नाम है उनका? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अजवलिया का रहने वाले हैं। उज्ज्वलिया कहाँ पड़ता है? उज्ज्वलिया दुभान से आगे पड़ता है, दुभान थाना क्षेत्र में पड़ता है। हॉस्पिटल कैसे आई? ये दुभान जो है वहाँ मुकाए पदार्थ पे जो है वहाँ पे गाड़ी जो लड़के को चाकू मार, क्षेत्र का ये मामला है? दुभान थाना क्षेत्र का। दुबार थाना क्षेत्र का हाँ। मामला ये घटना है? ये बलिया जिला ये घटना अभी 1-1.5 घंटे पहले की घटना है। ओके। हाँ। बलिया चिकित्सालय में ये गाड़ी कहाँ से आई है? ये गाड़ी जो है मुकाए पदार्थ पे चाकू मारा गया, उस जगह पे ये गाड़ी और चाबी दोनों वहाँ पे छोड़ दिए। जो लोग थे वो गाड़ी लेके आए, उस लड़के को लेके गाड़ी पे, इसी गाड़ी पे लेके यहाँ पे वापस जो है हॉस्पिटल आए। रात 7:30-8 बजे के लगभग ग्राम उज्ज्वलिया, थाना दुहड़, जनपद बलिया क्षेत्रांतर्गत मृत्युंजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष की हत्या आपसी विवाद के कारण चाकू मार करके की गई। मौके पर फोरेंसिक टीम व उच्च अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया। मृतक के पिता मनोज तिवारी के द्वारा तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा तहरीर में नामजद तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मामला तो हमको उतना संज्ञान में नहीं है। हमारे बच्चे को चाकू मारा गया है, अंगूठा पूछा गया है। हमको घर पर हम थे, मालूम हुआ तो हम दौड़ करके गए। उन लोगों ने जो भी करना था कर दिए थे। वो अपनी गाड़ी उड़ी छोड़ करके भाग गए हैं। उसी गाड़ी से मैं बच्चे को उठा कर लाया हूँ और ये सोच करके इमरजेंसी में पहले दिखाएं क्या मामला है, जीवित है नहीं है। यहाँ आने पर उसको मृत घोषित कर दिए डॉक्टर साहब। इसके बाद कहाँ का है ये मामला? उज्ज्वलिया दुभान थाना क्षेत्र। क्या विवाद था? विवाद तो कुछ नहीं था, बच्चा वसूली में गया था दुकान से। कौन लोग हैं जो चाकू मारे? और उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।